एपिसोड 55। शहर में तूफान थम चुका था। वो सारे साए, वो डर, वो गलतियां, सबका हिसाब हो चुका था। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब भी कोई लड़ाई खत्म होती है तो पीछे कुछ गहरे घाव जरूर छोड़ जाती है। आरव उसी रात अपने घर की बैल्कनी पर बैठा था। सामने चांद अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अंधकार का असर था। प्रिया धीरे धीरे उसके पास आई। हाथ में 2 कप चाय थी। उसने एक कप उसके सामने रखा और बोली, तुम अब भी सोचे जा रहे हो? आरव ने कप उठाया और हल्की मुस्कान दी। हाँ, शायद दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि सब खत्म हो चुका है। जब सालों तक डर, साजिश और लड़ाई ही जिंदगी बन जाए तो चैन की आदत कैसे डलेगी? प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन और गहराई थी। आदत बदल सकती है अगर इंसान चाहे, और अब हमें बदलनी ही होगी, क्योंकि अब जिंदगी तुम्हारी है, हमारी है। आरव ने उसकी तरफ गौर से देखा। एक पल को लगा जैसे सच में अब कोई नया सफर शुरू होने वाला है। सुबह का सूरज धीरे धीरे पर्दों से झांक रहा था। घर के अंदर पहली बार सुकून की महक थी। प्रिया किचन में थी। उसने चाय के साथ हल्के नाश्ते की प्लेट सजाई, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, क्या सच में अब सब ठीक हो गया, या फिर कहीं कोई नया मोड़ छुपा बैठा है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। आरव जाकर दरवाज़ा खोला। सामने कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन होठों पर वही शरारती मुस्कान। गुड मॉर्निंग हीरो, कबीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, हीरो वीरो कुछ नहीं, बस इतना है कि कल रात पहली बार मैंने खुली हवा में सांस ली। प्रिया बाहर आई और बोली, अंदर आइए कबीर, आज नाश्ता साथ में ही करते हैं। कबीर ने अंदर आते हुए कहा, बिल्कुल, वैसे भी अब तो लगता है हमें मिलकर नई जिंदगी की प्लानिंग करनी चाहिए। पुराने किस्से तो खत्म हो चुके। टीवी चालू था। हर चैनल पर बस एक ही खबर थी, आरव और उसकी टीम की जीत। पत्रकार बार बार कह रहे थे, सालों से छिपी सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। आरव को लोग अब जनता का सच्चा हीरो कह रहे हैं। प्रिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, देखा, अब तुम सच में हीरो बन चुके हो। आरव ने सिर हिलाया, नहीं प्रिया, हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस सच पर भरोसा किया। मैं तो बस एक जरिया था। कबीर ने चुटकी ली। हाँ हाँ, ये विनम्रता का लेक्चर बाद में देना। अभी तो ये सोचो कि बाहर निकलोगे तो भीड़ तुम्हें चैन से जीने देगी या नहीं। तीनों हंस पड़े। हंसी मजाक के बीच अचानक दरवाजे पर एक लिफाफा आकर गिरा। किसी ने चुपके से रखा था और बिना दस्तक दिए चला गया। प्रिया ने झट से उठाकर लिफाफा आरव को दिया। ये क्या है? आरव ने लिफाफा खोला। उसमें बस कुछ शब्द लिखे थे, सच सामने आ चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू होगा। आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कबीर ने कागज छीनकर पढ़ा और बोला, ये किसकी हरकत हो सकती है? क्या वो लोग फिर से चाल चल रहे हैं? प्रिया घबरा गई। मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ? आरव ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई नया खेल शुरू हो रहा है तो हमें तैयार रहना होगा। कबीर ने कहा, हमें ये चिट्ठी भेजने वाले का पता लगाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, ये डराने की कोशिश भी हो सकती है। आरव ने सिर हिलाया। नहीं कबीर, मुझे लगता है ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे कोई सच्चाई है। प्रिया ने धीरे से कहा, तो अब हमें फिर से उस अंधेरे रास्ते पर चलना होगा? आरव ने उसका हाथ थामा। हाँ, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि हम अकेले नहीं हैं। अब हमारे पास लोग हैं जो सच पर भरोसा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है। दोपहर को जब आरव बाहर निकला तो सड़क पर लोगों ने उसे पहचान लिया। बच्चे उसे देखकर खुश हुए, बुजुर्ग आशीर्वाद देने लगे और लोग हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन भीड़ के बीच उसकी नज़र अचानक एक अजनबी पर पड़ी। वो आदमी भीड़ में खड़ा होकर उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए, और जैसे ही आरव ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो गायब हो गया। आरव के दिल में बेचैनी बढ़ गई। क्या ये वही है जिसने चिट्ठी भेजी थी? उस रात तीनों फिर से टेबल पर बैठे, सामने नक्शे और कागज फैले थे। कबीर ने कहा, आरव, हमें ये मान लेना होगा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। कोई और है जो अब सामने आएगा। सवाल ये है कि वो कौन है? प्रिया ने कहा, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना नाम न चेहरा। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी दुश्मन सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, और ये खेल भी वैसा ही लग रहा है। जांच और साजिश के बीच भी आरव और प्रिया के बीच एक खामोशी थी। एक खामोशी जिसमें कई अनकहे शब्द थे। रात को जब सब सो गए, प्रिया बैल्कनी में अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में डर का बोझ था। आरव पीछे आया और उसके पास खड़ा हो गया। डर रही हो? प्रिया ने सिर झुकाया। हाँ,
डर रही हूं कि कहीं ये नया खेल हमें फिर से अलग न कर दे। हर बार जब हमें लगता है सब खत्म हो गया, कुछ नया सामने आ जाता है। आरव ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और बोला, देखो, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस बार हम हारेंगे नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बस इतना वादा करो कि चाहे जो हो तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। आरव ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। ये दिल धड़कना छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं अंधेरे में वो परछाई अब भी मौजूद थी। आरव, प्रिया और कबीर जानते थे, नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस बार दांव पहले से कहीं बड़ा होगा। सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे को रोशन कर रही थी, लेकिन भीतर माहौल भारी था। आरव अपने लैपटॉप पर बैठा था। स्क्रीन पर नक्शे, कोड और खबरों की कटिंग्स खुली थीं। कबीर टेबल पर पैर रखकर आलस से बैठा था, लेकिन उसकी आंखें भी सतर्क थीं। प्रिया दोनों के लिए नाश्ता लाई, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो रात से ही परेशान है। आरव, उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच में लगता है कि ये कोई नई साजिश है? शायद ये बस डराने की चाल हो। आरव ने बिना नज़र हटाए जवाब दिया, प्रिया, मैंने ऐसी चालें बहुत देखी हैं, लेकिन जिस अंदाज में चिट्ठी लिखी गई थी उसमें सिर्फ डराना नहीं, चेतावनी थी। इसका मतलब कोई बड़ा खेल बाकी है। कबीर ने चाय का कप उठाते हुए कहा, तो अब हमें अगला कदम सोचना होगा। लेकिन बॉस, एक बात बताऊं? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो अब ये सब हमारी किस्मत जैसा लगने लगा है, जैसे कोई ऊपर बैठा है जो हमें चैन से जीने ही नहीं देगा। प्रिया ने नाराज होकर कहा, बकवास मत करो कबीर, हमें चैन से जीना ही होगा। हमने जो कुछ सहा है उसके बाद हम और डर के आगे नहीं झुक सकते। आरव ने प्रिया का हाथ थामा। सही कह रही हो, इस बार हमें भागना नहीं, लड़ना है। कुछ ही देर बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई। आज सुबह शहर के पुराने डॉकयार्ड में पुलिस ने एक लावारिस ट्रक पकड़ा। ट्रक में कुछ पुरानी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अनुमान है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आरव का ध्यान तुरंत खिंच गया। डॉकयार्ड, वो बुदबुदाया। कबीर ने उत्साह से कहा, ये वही जगह है जहां कई साल पहले हमारी पहली जांच रुकी थी, याद है? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद कोई हमें फिर उसी रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्रिया ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन तुम दोनों वहां जाने का सोच रहे हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। हाँ प्रिया, अगर ये सुराग सच है तो हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है यहीं से हमें उस चिट्ठी भेजने वाले का पता लगे। शाम ढल रही थी जब तीनों कार से डॉकयार्ड पहुंचे। जगह सुनसान थी। लहरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कबीर ने कार से उतरते ही इधर-उधर देखा और मजाक में कहा, वाह, इतनी वीरानी तो हॉरर फिल्मों में भी नहीं मिलती। प्रिया ने उसे घूरा। कृपया सीरियस रहो, आरव ने धीरे से कहा। याद रखो, यहाँ हर कोना हमारे लिए खतरा हो सकता है। तीनों अंदर बढ़े। चारों तरफ टूटे-फूटे कंटेनर, जंग लगे क्रेन और अंधेरे कोनों में छिपी परछाइयां थीं। अचानक कबीर की नज़र एक कंटेनर पर पड़ी। उसके दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। आरव, इधर देखो। आरव और प्रिया पास आए। अंदर झांकते ही सबकी सांसें थम गई। कंटेनर के भीतर पुरानी फाइलों के ढेर थे, लेकिन सबसे अजीब बात ये की कि हर फाइल पर आरव का नाम लिखा था। प्रिया हकबका गई। ये सब तुम्हारे नाम से क्यों है? आरव ने एक फाइल उठाई। उसमें उसकी पुरानी तस्वीरें थीं, उसके कॉलेज के दिन, उसके ऑफिस के रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि उसकी फैमिली की जानकारी भी थी। कबीर ने गुस्से में कहा, मतलब कोई सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये खेल बहुत पहले से चल रहा है। आरव ने गंभीर होकर कहा, और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से मेरे पिता की मौत हुई थी। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। प्रिया ने कांपते हुए कहा, मतलब ये खतरा अभी भी जिंदा है? आरव ने उसकी ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, और इस बार हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही वे फाइलें देख रहे थे, अचानक कंटेनर के बाहर हलचल हुई। किसी ने तेज रोशनी की टॉर्च उनकी आंखों पर डाली। कौन है वहां? कबीर चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ गोलियों की आवाज आई। नीचे झुको! आरव ने चिल्लाते हुए प्रिया को ढक लिया। गोलियां कंटेनर की दीवारों से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थी। कबीर ने पिस्तौल निकालकर बाहर फायर किया। लगता है हमें देखकर किसी को खुशी नहीं हुई। आरव ने प्रिया का हाथ पकड़ा। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। तीनों किसी तरह कंटेनर से बाहर भागे, लेकिन अंधेरे में 4 नकाबपोश लोग उनका पीछा कर रहे थे।
डॉकयार्ड में बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो गया। चारों तरफ अंधेरा, टूटे फूटे लोहे और समुंदर की आवाजें। कबीर ने 2 नकाबपोशों को रोका और लड़ाई शुरू कर दी। तुम लोग आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आरव ने प्रिया को एक कोने में छिपाया और खुद तीसरे हमलावर से भिड़ गया। मुक्के, लातें और जमीन पर गूंजती आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। प्रिया कांप रही थी, लेकिन उसने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और चौथे हमलावर पर वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने उसे देखकर हैरानी से कहा, प्रिया, तुम? प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार लड़ाई के बाद नकाबपोश लोग भाग खड़े हुए। जमीन पर गिरे एक नकाबपोश के जेब से एक कार्ड गिरा। उस पर बस एक चिन्ह बना था, एक सांप जो अपनी ही पूंछ काट रहा था। आरव ने उसे उठाकर देखा। ये ओरोबोल्स का चिन्ह है। इसका मतलब है कि ये संगठन अब भी जिंदा है। कबीर ने चौंकते हुए कहा, लेकिन हमने तो सोचा था कि ये लोग सालों पहले खत्म हो गए थे। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं कबीर, ये लोग सिर्फ छिप गए थे और अब दोबारा लौटे हैं। प्रिया ने गमढाते हुए पूछा, तो अब? आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आग थी। अब इस कहानी का असली अध्याय शुरू हुआ है। डॉकयार्ड से लौटते समय कार के शीशे पर समुंदर की लहरें चमक रही थीं, लेकिन आरव, प्रिया और कबीर जानते थे ये लहरें सिर्फ तूफान का आगाज थीं। अब की बार जंग पहले से कहीं बड़ी और खतरनाक होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर अंधेरा गाढ़ा था और अंदर की खामोशी हर किसी के दिल पर बोझ डाल रही थी। एक लंबे दिन के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो केवल दीवारों के बीच सन्नाटा गूंजता रह गया। माया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस कई सवाल और अनकहे डर मंडरा रहे थे। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी हवेली की दीवारों पर गिर रही थी, लेकिन उसे कोई सुकून नहीं दे रही थी। उसके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था, क्या मैं सही कर रही हूं? उसने धीरे से तकिए पर सिर रखा, लेकिन हर बार जब आंखें बंद करती उसे वही याद आता, अंधेरे में फुसफुसाती आवाजें, रहस्यमय गलियारे और वे कागज जिनमें राज छिपे थे। अगर ये सब मेरी कल्पना है तो? लेकिन अगर सच है तो? दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में खिंच रहे थे। फिर अचानक उसकी आंखें कमरे के कोने की तरफ चली गईं। वहां पर रखा आईना हल्का सा चमका। शायद बाहर की चांदनी उस पर पड़ी थी, लेकिन माया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और उठकर आईने के सामने चली गई। उसका प्रतिबिंब उसी को देख रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर कोई और छवि भी परत दर परत उभर रही हो। ये हवेली, ये आईना, आखिर इसमें क्या छुपा है? दूसरी ओर आयान अपने कमरे में था। वो किताब खोलकर पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की से बाहर जा रहा था। बाहर के बगीचे में कुछ अजीब सी हलचल थी। उसने खिड़की से झांका। बगीचे में पेड़ों की छाया हिल रही थी, और फिर उसने देखा कोई साया वहां से गुजरा। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? आयान का माथा सिकुड़ गया। वो झट से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके कानों में धीमी सी दस्तक पड़ी। टिक टिक टिक। ये आवाज दरवाजे पर नहीं थी, बल्कि अलमारी के अंदर से आ रही थी। आयान का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिवाय कुछ पुराने कपड़ों और बक्सों के। लेकिन तभी एक बक्सा जोर से हिला। आयान ने हिम्मत जुटाई और बक्सा खोला। अंदर उसे कुछ पुराने कागज और तस्वीरें मिली। तस्वीर में वही हवेली थी, लेकिन दशकों पहले की। और एक चेहरे पर उसकी नज़र टिक गई। वो चेहरा माया से हूबहू मिलता जुलता था। ये कैसे मुमकिन है? इसी बीच हवेली के सबसे पुराने हिस्से में, जहां शायद ही कोई जाता था, दीवार पर लटकती पुरानी घड़ी 12 बजने लगी। टंकार की आवाज से हवेली का सन्नाटा टूट गया। माया, जो अब भी आईने के सामने खड़ी थी, अचानक चौंक गई। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, सच जानना चाहती हो तो पुराने तहखाने में आओ। वो ठिठक गई। क्या ये मेरी कल्पना है या सच में किसी ने कहा? उसके होंठ कांप उठे, लेकिन भीतर से कोई ताकत उसे आगे बढ़ने को कह रही थी। उसी वक्त आयान कागज लेकर भागता हुआ माया के कमरे तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी।
माया ने दरवाज़ा खोला तो देखा आयान का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। माया, तुम्हें कुछ दिखाना है। माया ने उसे अंदर आने दिया। आयान ने बक्से से निकाली तस्वीरें उसके सामने रख दी। माया के हाथ कांप उठे। तस्वीर में वही औरत थी, वही चेहरा, वही आंखें। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, माया बुदबुदाई। आयान ने सिर हिलाया। यही सोचकर मैं डर गया। माया, तुम्हारा इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता है, शायद ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। दोनों तस्वीरें देख ही रहे थे कि अचानक कमरे के बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धम, धम, धम। माया और आयान दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कौन हो सकता है इतनी रात को? माया ने धीरे से पूछा। आयान ने इशारा किया, चुप रहो। कदमों की आहट रुक गई। दरवाजे के ठीक सामने। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर खरोचने जैसी आवाज आई। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आयान धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा ताकि बाहर झांक कर देख सके, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसे काले कपड़ों में ढका एक साया खिड़की के उस पार खड़ा दिखा। साया बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले, बस उसे घूर रहा था। आयान पीछे हट गया। माया ने कांपते हुए पूछा, क्या देखा? आयान ने धीरे से कहा, कोई हमें देख रहा है। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर खिसक आया। माया ने झुककर कागज उठाया। उस पर लिखा था, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके हाथ से कागज फिसलते फिसलते रह गया। ये सब इतना तेजी से हो रहा था कि दोनों के पास सोचने का वक्त ही नहीं था। हवेली अब सिर्फ रहस्य का अड्डा नहीं रही थी, बल्कि डर का भी केंद्र बन चुकी थी। हवेली का वातावरण अब और भी भयावह हो गया था। चारों ओर अंधेरा, पुरानी दीवारों की सीलन भरी गंध और खामोशी जो किसी भी पल दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। माया और अयान दोनों को लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गए हों जिसके नियम उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। अयान उस रहस्यमयी कागज को बार बार पढ़ रहा था। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके माथे की नसें खिंच गईं। ये हमें डराने की कोशिश है माया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई चाहता क्या है? माया की आंखों में उलझन साफ छलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तस्वीर में वो औरत, फिर आईने की परछाइयां, शायद मेरा इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता है। अयान ने उसकी तरफ देखा। हो सकता है, लेकिन तब हमें ये समझना होगा कि वो रिश्ता क्या था, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसी समय हवेली की पुरानी घड़ी ने एक बार फिर टंकार की। ठक। घड़ी ने जैसे पूरे घर में गूंज पैदा कर दी हो। आयान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सच जानना है तो हमें तहखाने तक जाना होगा। वहीं से ये सब शुरू हुआ था और शायद वहीं से जवाब भी मिलेगा। माया पहले हिचकी, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों में कमरे से बाहर कदम रखा। हवेली के गलियारे सुनसान थे, बस कभी कभी खिड़कियों से आती हवा पर्दे हिलाकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, माया अचानक रुक गई। अयान, देखो। सीढ़ियों के मोड़ पर एक काला साया खड़ा था। न चेहरा न कोई भाव, बस अंधेरे में चमकती दो आंखें। अयान ने माया को पीछे किया और आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। साया धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गया। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये इंसान था या कोई और चीज? अयान ने उसे संभालते हुए कहा, जो भी था हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब है कि तहखाने में सच छिपा है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाना हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था। वहां जाते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। दरवाज़ा जंग लगा हुआ था। अयान ने जोर लगाया तो दरवाज़ा चर चर की आवाज़ करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। दीवारों पर लगे जालों में चूहों की हलचल सुनाई दे रही थी। माया ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या तुम सच में? लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। अयान ने सख्त लहजे में कहा, डर का मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। अयान ने उसे खोला तो उसमें कुछ दस्तावेज और डायरी जैसी चीजें मिली। माया ने एक डायरी उठाई, उस पर लिखा था अनामिका।
उसका दिल दहल गया। ये वही औरत होगी जो तस्वीर में थी। उन्होंने डायरी खोली। उसमें साफ साफ लिखा था, मैंने अपनी बेटी को हवेली की दीवारों के बीच छिपा दिया है। अगर कोई सच्चाई जान भी गया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माया की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटी, क्या ये मुझसे जुड़ा हुआ है? अयान ने डायरी से और पन्ने पलटे। हर पन्ना किसी साजिश, किसी छुपे हुए सच की तरफ इशारा कर रहा था। तभी तहखाने के दरवाजे की ओर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दोनों चौंक गए। कोई दरवाजा बाहर से बंद करने की कोशिश कर रहा था। अयान ने तुरंत माया का हाथ पकड़ा। जल्दी, हमें बाहर निकलना होगा। दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक गया। माया ने घबराकर कहा, हम फंस गए हैं अयान। अयान ने चारों ओर देखा। कोई और रास्ता होगा। हवेली जैसे बनाई गई है, उसमें गुप्त रास्ते जरूर होंगे। दीवार के एक हिस्से पर माया की नजर पड़ी। वहां पत्थर थोड़े ढीले लग रहे थे। उसने जोर लगाया और धीरे धीरे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। अयान, इधर आओ। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। दोनों बिना सोचे समझे उसमें घुस गए। सुरंग लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। चलते चलते दीवारों पर उकेरे गए पुराने चिन्ह दिखाई देने लगे। अयान ने कहा, ये प्रतीक, ये किसी गुप्त समाज या परिवार के निशान जैसे लगते हैं। माया ने कांपती आवाज में कहा, और शायद ये मेरा परिवार हो। सुरंग खत्म हुई और वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना रखा था। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही आईना है जो मैंने अपने कमरे में देखा था। अयान हैरान था, लेकिन ये यहाँ कैसे? आईना चमकने लगा। उसमें माया का चेहरा दिखाई दिया और धीरे धीरे उसके पीछे वही औरत, अनामिका का चेहरा उभर आया। उस आवाज ने फिर फुसफुसाया, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। माया के होंठ कांप उठे। तुम कौन हो? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? आईना हिलने लगा। अचानक एक तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अयान और माया अब अकेले नहीं थे। कमरा रहस्यमयी आभा से भर चुका था। कमरे में छाई अजीब सी ठंडक और दीवारों से आती सीलन की गंध माया और अयान की सांसों को थमा रही थी। आईने के सामने खड़े हुए दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। आईने की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, मानो वो सिर्फ कांच न होकर पानी का तालाब हो। माया कांपती आवाज में बोली, अयान, ये सब किसी सामान्य इंसान की कल्पना से भी परे हैं। मुझे डर लग रहा है। अयान ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। डर मत माया, हम जितना नजदीक आ रहे हैं उतना ही सच हमारे सामने खुल रहा है। यह आईना, शायद सारी कुंजी इसी में है। आईने की परछाइयों में धीरे धीरे वही औरत उभरी, अनामिका। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और रहस्य भरा भाव था। उसकी आंखें सीधे माया की आंखों में झांक रही थीं। अचानक कमरे में गूंजती आवाज आई, तुम्हें अपनी पहचान जाननी ही होगी माया, लेकिन याद रखना, हर सच की कीमत होती है। माया ने कांपते होंठों से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? आईने में मौजूद चेहरा एक पल के लिए ठहर गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। हाँ और नहीं भी। अयान ने भौहें चढ़ाईं। ये क्यों मतलब हुआ? अनामिका की आवाज और भी गहरी हो गई। मैं तुम्हारी माँ की परछाई हूँ। वो जिंदा थी, लेकिन इस हवेली के श्राप ने उसे मुझसे अलग कर दिया। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इस आईने में कैद कर दिया गया। माया के पैर कांपने लगे। तो मेरी माँ हमेशा से यहीं थी, इस आईने के पीछे? अनामिका की आंखों में आंसू तैर गए। हाँ, तुम्हें दूर भेज दिया गया था ताकि तुम इस रैप का हिस्सा न बनो, लेकिन नियति ने तुम्हें वापस खींच लाई। अयान ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये सब किसने किया? आखिर इस हवेली में ऐसा कौन है जिसने ये श्राप दिया? आईने की सतह पर अचानक एक और आकृति उभरी, एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ आदमी। उसका चेहरा छाया में छिपा था। उसने गर्जन भरी आवाज में कहा, मैं ही इस हवेली का स्वामी हूं और ये श्राप मैंने ही दिया था। माया और अयान दोनों एक साथ पीछे हट गए। वो रहस्यमयी आदमी आगे बढ़ा। अनामिका ने मेरी बात नहीं मानी थी। उसने हवेली की गुप्त शक्ति को दुनिया से छुपाना चाहा था। मैंने चेतावनी दी थी कि अगर उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माया ने हिम्मत जुटाई। तुमने मेरी माँ को श्राप दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी इच्छा नहीं मानी? वो आदमी ठहाका मारकर हंसा। तुम्हें लगता है मैं इंसान हूं? मैं तो इस हवेली की आत्मा हूं। जो भी इसे चुनौती देता है वो हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाता है। अयान ने तल्ख स्वर में कहा, तो फिर अब समय आ गया है कि कोई तुम्हें रोके। आईना जोर से चमकने लगा। अनामिका की परछाई कांपने लगी। माया,
सिर्फ तुम ही इस राप को तोड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन सावधान, अगर तुम असफल हुई तो तुम भी हमेशा के लिए इसी कैद में फंस जाओगी। माया के चेहरे पर डर और दृढ़ता दोनों थे। अगर यही करना है तो मैं करूंगी, मैं अपनी माँ को आज़ाद करूंगी। अयान ने उसका हाथ कसकर थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। आईने के सामने अचानक एक चक्रवात सा उठ खड़ा हुआ। कमरा हिलने लगा, दीवारों से धूल झड़ने लगी और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। काले वस्त्र वाला आदमी गरजते हुए बोला, तो आओ अपनी किस्मत आजमा लो। माया ने आंखें बंद की और पूरे साहस के साथ आईने की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली जैसे ही सतह को छुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आईने में तेज चमक के साथ अजीब सी छवियां उभरने लगीं। उसकी माँ का चेहरा, बचपन की धुंधली यादें, हवेली की दीवारा में छिपे हुए रहस्य। हर दृश्य के साथ माया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। अयान ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की। माया, खुद को खो मत देना। लेकिन माया की आवाज आई, ये मेरी लड़ाई है अयान, सिर्फ मेरी। माया ने पूरी ताकत से चिल्लाया, माँ, मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगी। आईना जोर से हिला और अचानक उसमें मौजूद अनामिका का चेहरा बाहर निकल आया। अनामिका की आत्मा आईने से मुक्त होकर चमकदार रोशनी में बदल गई। उसने माया को गले लगाया। तुमने कर दिखाया बेटी, अब मैं मुक्त हूं। काले वस्त्र वाला आदमी दर्द से चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है। रोशनी ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। हवेली की दीवारों पर लगी दरारें बंद हो गई। आईना जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अनामिका की आत्मा ने माया के गालों को छुआ। अब तुम सुरक्षित हो, श्राप टूट गया है, हवेली अब तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, ताकत का सही इस्तेमाल करना। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मत जाओ, मेरे पास रहो। अनामिका मुस्कुराई, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण हवेली के खिड़कियों से अंदर आई। अयान और माया सीढ़ियों पर बैठकर सांसें समेट रहे थे। अयान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सचमुच कर दिखाया माया। माया ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं, हमने। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ये कर ही नहीं पाती। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवेली अब पहले जैसी भूतिया नहीं लग रही थी, उसमें एक अजीब सी शांति थी। अयान ने माया का हाथ पकड़ा। अब आगे क्या? माया ने हवेली की ओर देखा और गहरी सांस ली। अब ये हवेली सिर्फ डर की नहीं, नई शुरुआत की जगह होगी, और शायद हमारे रिश्ते की भी। अयान ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो इसे साथ मिलकर नई कहानी बनाते हैं। दोनों हाथों में हाथ डाले हवेली से बाहर निकल गए। कैमरा हवेली के टूटे हुए आईने पर टिकता है। उसके टुकड़ों में अब सिर्फ सूरज की रोशनी झलक रही थी।